हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आप सभी लोगों को हाब्स के प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक कानून और सामाजिक समझौता के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको हाब्स की संप्रभुता सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। संप्रभुता क्या है? जैसा कि संप्रभुता के ऊपर विभिन्न वीडियो बन चुके हैं। बोधा का संप्रभुता सिद्धांत, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। तो जो संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है हम लोग समझ चुके हैं। अब हमें समझना है कि हाब्स संप्रभुता के बारे में क्या कहता है। जैसा कि हाब्स जो है वह जो संप्रभु की उपाधि जिसको देता है, यानी कि जिस व्यक्ति को संप्रभु की उपाधि देता है या जिस व्यक्ति को संप्रभु कहता है उसे वह पूरा अधिकार सौंप देता है। यानी कि जो संप्रभुता है वह उसके पास पूरा अधिकार है। जैसा कि हाब्स की प्राकृतिक अवस्था होती है, वो निरंतर संघर्ष की अवस्था होती है। वह मानव स्वभाव के बारे में वर्णन करता है और प्राकृतिक अधिकारों और कानूनों के बारे में वह कहता है। फिर वह सामाजिक समझौता होता है। वह कहता है कि जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते रहते ऊब जाते हैं तो अंततः एक समझौता करते हैं, और यह समझौता एक ही होता है। सारे व्यक्ति मिलकर समझौता करते हैं इस शर्त पर कि मैं भी अपने अधिकारों का अर्पण इस व्यक्ति में या व्यक्ति सभा में करता हूं कि तुम भी अपने अधिकारों का अर्पण इस व्यक्ति या व्यक्ति सभा में कर दो, और ये जो भी कहेगा, जो भी यह आदेश देगा, उसके आदेशों को हम सिरोधार्य करेंगे। तो इस तरह से जब आदेशों को सिरोधार्य करेंगे तो वही व्यक्ति क्या होगा? संप्रभु होगा। जिसको हमने शक्तियां सौंपी हैं, जिसको हमने सत्ता सौंपी है, वही क्या होगा? वही संप्रभु होगा और उसके पास सभी अधिकार होंगे। क्योंकि व्यक्तियों के पास कोई अधिकार बचा ही नहीं है। तो जब व्यक्तियों के पास कोई अधिकार नहीं बचा है तो सारे अधिकारों का निर्माता, कानून का निर्माता, शांति व्यवस्था का संस्थापक, सब कुछ वह संप्रभु व्यक्ति है। तो हाब्स का जो संप्रभु व्यक्ति है वह उसके पास संपूर्ण अधिकार होते हैं। और यदि राज्य में संप्रभुता नहीं होगी या संप्रभु व्यक्ति की स्थापना नहीं होती है तो फिर राज्य क्या होता है? प्राकृतिक अवस्था में फिर वापस चला जाता है, यानी कि फिर प्राकृतिक अवस्था में लौट जाता है। तो हाब्स संप्रभुता की धारणा का विवेचना का आरंभ उस परिभाषा से किया है जिसे हाब्स ने स्वयं दी है। संप्रभुता की परिभाषा हाब्स ने स्वयं दी है। वह कहता है कि संप्रभुता वह शक्ति है, जो संप्रभुता है वह शक्ति है जिसके कार्यों का एक महान जनसमूह ने अपने आप को स्वेच्छापूर्वक एक संविदा द्वारा कर्ता बना लिया है तथा उसकी शक्ति और सुरक्षा के लिए वह उन सबके साधन तथा शक्ति का अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह से हाब्स ने जो परिभाषा दी है, हाब्स ने जो संप्रभुता की परिभाषा दी है, उस परिभाषा के अनुसार सभी व्यक्तियों ने स्वेच्छापूर्वक अपने अधिकारों का परित्याग एक व्यक्ति में कर दिया। वही व्यक्ति संप्रभु हो गया है। और वह जो संप्रभु व्यक्ति है वही शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और समस्त समाज के लिए वह कानून बनाता है। और समस्त समाज के लिए कानून बनाने की शक्ति उस संप्रभुता में निहित होती है। और चूंकि सारे जो प्रजाजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वह अशांति के वातावरण में रहते हैं, तो अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने सारे अधिकारों का परित्याग उस संप्रभु में कर देते हैं। तो वह जो संप्रभु व्यक्ति होता है वह सबको शांति से रखने के लिए, न्याय व्यवस्था का प्रतिपादन करने के लिए वह कानून बनाता है और कानूनों का पालन करना सुनिश्चित करवाता है। और वह जब कानूनों का पालन करना सुनिश्चित करवाता है तो जब वह कानून का पालन करना सुनिश्चित करवाता है तो जो उसका उल्लंघन करता है, जो कानून का उल्लंघन करता है, विधि का उल्लंघन करता है, उसको वह दंडित भी करता है। तो इस तरह से संप्रभु व्यक्ति को समस्त प्रकार के विधायी कार्य सौंप दिए गए हैं, यानी कि विधायी कार्य, न्यायिक कार्य और कार्यपालिका संबंधी कार्य, समस्त शक्तियाँ जो होती हैं वह संप्रभु को प्राप्त होती हैं। हाब्स एक निरंकुश संप्रभुता की स्थापना करता है जो राज्य में सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। वह कानून बनाता है लेकिन कानून से बंधा हुआ नहीं है, वह किसी कानून से बंधा हुआ नहीं है। तो हाब्स ने जो संप्रभुता की परिभाषा दी है वह बोधा से भी आगे चला गया है। बोधा ने तो संप्रभुता के ऊपर प्राकृतिक नियमों की, दैवी कानूनों की, परंपरागत कानूनों की इत्यादि विभिन्न प्रकार की सीमाएं आरोपित कर दी हैं। लेकिन हाब्स बोधा से 2 कदम और आगे चला गया है। वह संप्रभुता के ऊपर किसी प्रकार का सीमा नहीं लगाता है। वह संप्रभुता को निरंकुश बताता है,
संप्रभुता क्या है? वह निरंकुश है, असीम है। संप्रभुता निरंकुश है और असीम है। हाब्स की संप्रभुता की विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं, आइए अब हम देखते हैं हाब्स के संप्रभुता की विशेषताएं। हाब्स की संप्रभुता की जो विशेषताएं हैं उसके अनुसार संप्रभुता असीम है। हाब्स की जो संप्रभुता असीम है, यानी कि इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, किसी मानवीय शक्ति की कोई सीमा नहीं है, राज्य में संप्रभु व्यक्ति के कोई समान नहीं है और संप्रभु का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यह इसके पास कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। यह असीमित है, अपरिमित है। राज्य में जो संप्रभु है वह असीमित है, अपरिमित है और उसके ऊपर किसी प्रकार का सीमा नहीं है या किसी प्रकार का बंधन नहीं है। किसी प्रकार का बंधन नहीं लगाया जा सकता है। जैसा कि बोधा ने संप्रभुता के ऊपर बंधन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन मैकियावेली संप्रभुता को असीम मानता है, इसको असीम शक्ति से सुशोभित करता है। वह कहता है कि संप्रभुता निरंकुश है। संप्रभुता निरंकुश है, इसके ऊपर किसी प्रकार के अंकुश नहीं है। यानी कि वह कहता है कि राज्य में जो संप्रभुता होती है वह निरंकुश होती है। जो संप्रभु व्यक्ति जिसको समझौते के द्वारा अधिकार मिले हुए हैं वह निरंकुश है, वह कुछ भी कर सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। जनता उसकी अवहेलना नहीं कर सकती है। वह जनता के लिए कोई भी कानून बना सकता है, कोई भी नियम बना सकता है, वो उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है संप्रभुता के ऊपर। यानी कि कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो संप्रभुता को नियंत्रित कर सकती हो। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो संप्रभुता को नियंत्रित कर सकता है। यानी कि संप्रभुता जो राज्य में होती है वह सर्वोच्च होती है, सर्वोपरि होती है, निरंकुश होती है। उसी प्रकार उसके ऊपर न तो दैवीय नियमों की मर्यादा है, न तो प्राकृतिक विधियों की मर्यादा है, न तो परंपराओं की मर्यादा है। वह सब संपूर्ण शक्ति का स्रोत संप्रभुता है। हाब्स कहता है कि संप्रभु संपत्ति की सृष्टि करता है। वह कहता है कि संपत्ति तभी सुरक्षित रहते हैं जब राज्य रहती है, राज्य में सरकार होती है और तभी संपत्ति सुरक्षित रहती है। जैसा कि प्राकृतिक अवस्था में किसी की न तो संपत्ति सुरक्षित होते हैं न तो प्राण सुरक्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में जब प्राकृतिक अवस्था का परित्याग करके जनता समझौता करती है, समझौते के द्वारा एक संप्रभु की स्थापना करती है, तो संप्रभु ही लोगों के लिए कानून बनाता है। शांति की स्थापना करने के लिए शांति की स्थापना करने के लिए कानून बनाता है और लोगों से कानूनों का पालन करना सुनिश्चित करवाता है। तो यह संपत्ति की सृष्टि किसके द्वारा किया जाता है? यह संप्रभु के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि संप्रभु ही बताता है कि व्यक्ति कौन कौन सी संपत्ति रख सकता है, कौन सी संपत्ति नहीं रख सकता है, कौन सी चीज़ें वह व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें व्यक्ति को नहीं प्राप्त होनी चाहिए। और संपत्ति का सृजन कैसे संपत्ति का सृजन कैसे किया जा सकता है, संपत्ति का अर्जन कैसे किया जा सकता है, यह सब संप्रभु ही डिसाइड करता है। संप्रभु ही लोगों के लिए कानून बनाता है। तो इस तरह से संपत्ति की सृष्टि जो होती है वह संप्रभु के द्वारा किया जाता है। यानी कि संप्रभु संपत्ति की सृष्टि करता है, वही संपत्ति की रक्षा करता है, वही संपत्ति का संरक्षण और परिरक्षण करता है। हाब्स कहता है कि जो प्रजा होती है वह प्रजा, तो पहली बात कि वह प्रजा संप्रभुता की अवहेलना नहीं कर सकती है, संप्रभुता के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकती है, आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कर सकती है, विशेष परिस्थितियों में कर सकती है। हाब्स कहता है कि चूंकि सारे व्यक्तियों ने अपने सारे अधिकार संप्रभु को समर्पित कर दिए, उसके पास कोई अधिकार बचा ही नहीं, तो इस तरह से संप्रभु व्यक्ति कुछ भी करे, नागरिकों को विरोध करने का अधिकार नहीं है। वह कहता है कि संप्रभु जो होता है वह राज्य के हित में ही कार्य करता है, नागरिकों के हित में ही कार्य करता है, इसलिए नागरिकों को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन वह कहता है कि विषम परिस्थितियों में विरोध किया जा सकता है। यानी कि जिसके लिए समझौता हुआ है, यदि वह समझौते का पालन नहीं करता है तो ऐसी परिस्थितियों में प्रजा शासक का विरोध कर सकती है। जैसे समझौता किसके लिए हुआ है? समझौता हुआ है व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के प्राण सुरक्षित नहीं हुआ करते थे, लोगों को प्राणों का भय हमेशा सताता रहता था। ऐसी स्थिति में सभी लोग शांति से रहने के लिए, संघर्ष की अवस्था समाप्त करने के लिए सारे व्यक्ति मिलकर एक समझौता कर लेते हैं और इस समझौते के तहत अपनी सारी शक्तियाँ शासक को दे देते हैं, संप्रभु को दे देते हैं।
और सभी लोग इस वचन का पालन करते हैं कि संप्रभु के आदेशों का हम लोग पालन करेंगे, संप्रभु के द्वारा बनाए गए कानूनों का हम लोग पालन करेंगे, तभी हमारे प्राण सुरक्षित रहेंगे। यानी कि समझौता जो किया है वह प्राणों की रक्षा के लिए किया गया है, वह प्राणों की रक्षा के लिए किया गया है, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए किया गया है। यदि संप्रभु व्यक्ति या संप्रभु शांत की स्थापना नहीं कर सकता है, या फिर लोगों की प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है, या लोगों को ऐसे आदेश दे सकता है जिससे कि लोगों के प्राण संकट में पड़ जाएं, तो ऐसी स्थिति में वह शासक के आदेशों का अवहेलना कर सकते हैं, संप्रभु के आदेशों का अवहेलना कर सकते हैं। हाब्स यहाँ तक कहता है कि यदि शासक किसी व्यक्ति को प्राण दंड दे दे, या मृत्यु दंड की सजा दे दे, या फांसी की सजा दे दे, तो भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? संप्रभु के आदेशों का उल्लंघन कर देना चाहिए, उसको वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि उसके प्राण सुरक्षित नहीं है। तो हाब्स कहता है कि जब व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ जाते हो और शासक या संप्रभु व्यक्ति के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस संप्रभु व्यक्ति को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को सत्ता सौंप देनी चाहिए। तो यदि हाब्स यह भी कहता है कि यदि संप्रभु व्यक्ति आदेश दे कि वह अपनी आत्महत्या कर ले, या औषधि का सेवन करने के लिए मना करे, औषधि का सेवन करने के लिए मना करे, या अपनी हत्या खुद करने के लिए कहे, या फिर वह संप्रभु व्यक्ति के अपने प्राणों को स्वयं संकट में डालने के लिए कहे, तो ऐसी स्थिति में संप्रभु के आदेशों का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में संप्रभु के आदेशों का उल्लंघन कर देना चाहिए, आदेशों को मानने से इनकार करना चाहिए। अन्य किसी भी स्थिति में संप्रभु के आदेशों को इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हाब्स एक निरंकुश संप्रभुता की स्थापना करता है। वह कहता है कि वही सभी विधायी कार्य संप्रभु के द्वारा किए जाते हैं, कार्यपालिका कार्य संप्रभु के द्वारा किए जाते हैं, न्यायिक कार्य भी संप्रभु के द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए हाब्स कहता है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनको सिंहासन के नीचे का सिंह कहता है। सिंहासन के नीचे का सिंह, सिंहासन के नीचे का सिंह कहता है। यानी कि सिंहासन के नीचे का सिंह जो न्यायाधीशों को हाब्स कहता है, न्यायाधीशों को हाब्स सिंहासन के नीचे का सिंह कहता है। वह कहता है कि जो न्यायाधीश होते हैं वह भी संप्रभुता के द्वारा आदेश प्राप्त करते हैं, वह भी संप्रभुता के द्वारा आदेश प्राप्त करते हैं। तो इस तरह जो संप्रभु व्यक्ति होता है, या जो संप्रभु होता है राज्य में, यह विधि बनाता है, विधियों का पालन करता है, यह विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, और यह जो होता है विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, विभिन्न विधि बनाता है, कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, न्यायिक कार्य भी करता है। न्यायिक कार्य भी इसी के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि संपूर्ण कार्य जो होते हैं राज्य के, सब संप्रभु के द्वारा किए जाते हैं। तो हाब्स यह भी कहता है कि संप्रभुता अविभाज्य है। संप्रभुता जो है यह अविभाज्य है, संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि संप्रभुता को विभाजित कर दिया जाए तो संप्रभुता का नाश हो जाता है। यानी कि हाब्स संप्रभुता को अविभाज्य मानता है। वह कहता है कि जो शासक होता है या संप्रभु व्यक्ति होता है, वह शासन सुविधा के लिए अपनी शक्तियां किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। इसका तात्पर्य नहीं है कि वह इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संप्रभुता विभाजित हो गई, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि वह प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अपनी शक्तियों का हस्तांतरण कर सकता है, और जब चाहे तब उस शक्तियों को अपने पास ले सकता है। तो इस तरह से संप्रभुता अविभाज्य होती है, संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हाब्स की संप्रभुता में हम देख सकते हैं कि संप्रभुता असीम है, संप्रभुता निरंकुश है। यह संप्रभु व्यक्ति ही संपत्ति की सृष्टि करता है। संप्रभुता जो होती है अविभाज्य होती है। तो इस तरह से हाब्स ने एक निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार का मर्यादा नहीं है। यह कानून के द्वारा भी शासित नहीं होती है। वह कहता है कि संप्रभु व्यक्ति कानून बनाता है, लेकिन स्वयं वो कानूनों से शासित नहीं है। जैसा कि बोदा ने इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, तो हाब्स ने संप्रभुता की व्यापक और स्पष्ट परिभाषा की है। हाब्स ने संप्रभुता की व्यापक और स्पष्ट परिभाषा की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाब्स ने संप्रभुता को विस्तृत कर दिया है और उसके विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त करके एक निरंकुश राज्य की, निरंकुश संप्रभुता की स्थापना करता है या निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है। इसी तरह से
इसी तरह से हाब्स जो होता है वह शासन के 3 रूप मानता है, शासन के 3 रूप मानता है। वह कहता है कि शासन के 3 ही रूप होता है। पहला होता है राजतंत्र, यानी कि जब शासन की सत्ता एक व्यक्तियों के हाथों में होती है तो वह राजतंत्र होता है। वहीं जब कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है, सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथों में होती है तो वह कुलीन तंत्र रहता है। वहीं जब सत्ता समस्त व्यक्तियों के हाथों में होती है तो वह प्रजातंत्र रहता है, वह प्रजातंत्र होता है। वह कहता है कि इसके अलावा शासन का कोई भेद नहीं है। जैसे कि उसने जो अरस्तु ने शासन के भेद बताए हैं, शुद्ध रूप बताया है। शुद्ध रूप में राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, प्रजातंत्र है। अशुद्ध रूप में निरंकुश तंत्र है, आततायी तंत्र है और भीड़ तंत्र है। तो इस तरह से हाब्स कहता है कि यह 3 ही वर्गीकरण उचित है और इसके अलावा कोई वर्गीकरण नहीं है। अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है वह गलत है। वह कहता है यह 3 ही वर्गीकरण उचित होता है। वह इन सभी शासन प्रणालियों में राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है और स्पेशली निरंकुश राजतंत्र को वह सर्वश्रेष्ठ मानता है, क्योंकि हाब्स के समय इंग्लैंड की ऐसी परिस्थितियां थी कि वहाँ एक निरंकुश सरकार की आवश्यकता थी, एक राजतंत्र की आवश्यकता थी, एक ऐसे राजा की आवश्यकता थी जो समस्त विद्रोहों को दबा सके, इसलिए हाब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। आइए अब देखते हैं कानून पर, हाब्स के कानून संबंधी विचार। हाब्स ने प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून में भेद माना है। नागरिक कानून, प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून में उसने अंतर स्पष्ट किया है। वह कहता है कि जो नागरिक विधि होती है वह संप्रभुता का आदेश होता है जिसे बलपूर्वक लागू किया जाता है। यह जो नागरिक विधि होती है, नागरिक कानून होता है यानी कि सिविल लॉ होता है, यह किसके आदेश होते हैं? संप्रभु के आदेश होते हैं जिसको बलपूर्वक लागू किया जा सकता है। वह कहता है, हाब्स कहता है कि कानून जो है संप्रभु का आदेश है। ऑस्टिन की तरह से वह कहता है कानून संप्रभु का आदेश है, यानी कि संप्रभु जो भी आदेश देता है वह कानून होता है। संप्रभु जो भी आदेश देता है वह कानून होता है। लेकिन वह कहता है कि जो प्राकृतिक विधि होती है, यह प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक कानून जो होता है यह विवेक का आदेश होता है, विवेक का आदेश होता है। इसको लागू नहीं किया जा सकता है, यह व्यक्ति के स्वयं का क्षेत्र है। हाब्स कहता है कि प्राकृतिक विधि का केवल अलंकारिक महत्व है, इसका बहुत विशेष महत्व नहीं है, इसका केवल अलंकारिक महत्व है। और नागरिक विधि का महत्व यह है कि यह बलपूर्वक लागू किया जाता है, इसमें बल प्रयोग का भाव निहित होता है। वह कहता है कि जितने भी कानून बनाए जाते हैं वह संप्रभु के द्वारा बनाए जाते हैं। कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संप्रभु व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं। और जब संप्रभु व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं तो सारे नियम जो होते हैं वह संप्रभु के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। वह प्राकृतिक कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, प्राकृतिक कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। वह कहता है कि संप्रभु ही यह कानून बनाता है कि क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है, ईमानदारी क्या है, बेईमानी क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो कानून जो होते हैं यह मानव व्यवहार का नियमन करते हैं, मनुष्यों के व्यवहार का नियमन करते हैं, मानव व्यवहार का नियमन करते हैं, मानव व्यवहार का नियमन करते हैं। तो जो मानव व्यवहार का नियमन करते हैं, मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जो शांति व्यवस्था स्थापित करते हैं, लोगों में समन्वय स्थापित करते हैं, और यह सब किसके द्वारा किए जाते हैं? संप्रभु व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। तो यही कानून होता है, यानी कि संप्रभु व्यक्ति शासन व्यवस्था के संचालन के लिए जो भी नियम बनाता है वही कानून होता है। और जो कानून यानी कि जो भी नियम संप्रभु के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं या जिनको संप्रभु मान्यता नहीं देता है वह नियम कानून नहीं हो सकते हैं, वह कहता है कि जो राज्य में जितने भी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं होती हैं, वह सब तब तक कानून नहीं होता है जब तक कि संप्रभु के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है। जैसा कि ब्रिटेन में विभिन्न परंपराओं को कानून का रूप दे दिया गया है, तो ब्रिटेन में जो परंपराओं और रीति रिवाजों और प्रथाओं को कानून का रूप दिया गया है उसमें संसद की स्वीकृति प्राप्त है। इसी तरह से हाब्स कहता है
कि जो समाज में विभिन्न रीति रिवाज होते हैं, नियम होते हैं, उनको जब तक संप्रभुता की वैध स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है तब तक वह कानून नहीं होता है। उनका पालन इसलिए होता है कि उसको संप्रभुता की स्वीकृति प्राप्त होती है, संप्रभु व्यक्ति ने उसको मान्य कर दिया है, इसलिए लोग रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करते हैं। यानी कि संप्रभु ने उसको स्वीकृति दे दी है, इसलिए वह कानून होते हैं। वह कहता है कोई भी नियम बिना संप्रभु के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। जबकि वह कहता है कि जो प्राकृतिक विधियां होती हैं वह विवेक का आदेश होता है। प्राकृतिक विधियां जो होती है वह विवेक का आदेश होता है और विवेकपूर्ण सिद्धांतों का ही निरूपण करती है। यह जो प्राकृतिक विधियां होती हैं विवेकपूर्ण सिद्धांतों का ही निरूपण करती हैं और इसके आधार पर राज्य का निर्माण किया जाता है। सबके प्राकृतिक जो विधि होती है उसी के आधार पर हम राज्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यह प्रभु की शक्ति पर मर्यादा नहीं लगा सकता है। यह प्रभु की शक्ति पर मर्यादा नहीं लगा सकता है। हाब्स का तर्क निरर्थक प्रतीत होता है, परंतु फिर भी उसके पीछे कुछ तर्क देता है। हाब्स इसके पीछे कुछ तर्क देता है। हाब्स का कहना है कि कोई भी नागरिक विधि प्राकृतिक विधि के प्रतिकूल नहीं हो सकती है। यानी कि कोई भी जो नागरिक विधि है वह प्राकृतिक विधि के प्रतिकूल नहीं हो सकती है। इस तरह से हम देखते हैं कि हाब्स प्राकृतिक नियमों को या प्राकृतिक कानूनों को नागरिक विधियों के अनुकूल मानता है। यानी कि जो नागरिक विधि होती है उसमें प्राकृतिक विधियां सम्मिलित हो जाती हैं। हाब्स यहाँ तक कहता है कि इस नागरिक कानूनों के ऊपर भी किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। जो संप्रभु कानून बनाता है वही मान्य होते हैं, उसी के द्वारा शासन किया जाता है। इस तरह से हाब्स कानूनों में केवल नागरिक कानूनों को ही वैधता प्रदान करता है। अब आते हैं हाब्स के राज्य और चर्च संबंधी विचार। राज्य एवं चर्च संबंधी विचार। हाब्स ने राज्य और चर्च को क्या किया है? चूँकि राज्य और चर्च के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जैसे कि मार्सेलियो ऑफ पडुआ हैं। मार्सेलियो ऑफ पडुआ ने राज्य और चर्च को पृथक करने का सुझाव दिया है। मैकियावेली भी राज्य और चर्च को पृथक करने का सुझाव दिया है। मार्सेलियो ऑफ पडुआ ने आध्यात्मिक और लौकिक शक्तियों को एक दूसरे से पृथक किया था। इसके बाद चर्च को नागरिक शासन के अधीन रखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। चर्च को नागरिक शासन के अधीन रखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। हाब्स ने इस कार्य को पूरा किया और चर्च को पूर्ण रूप से नागरिक शासन के अधीन कर दिया। हाब्स ने इस कार्य को पूरा किया और चर्च को किसके अधीन रख दिया? राज्य के अधीन रख दिया। चर्च को राज्य के अधीन कर दिया। मैकियावेली भी राज्य और चर्च को अलग करता है। मार्सेलियो ऑफ पडुआ भी राज्य और चर्च को अलग करके एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने पर बल देते हैं। क्योंकि हाब्स पूरी तरह से भौतिकवादी था और उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता जो थी वह केवल एक काल्पनिक वस्तु थी। यानी कि जो चर्च है या आध्यात्मिक सत्ता है वह एक काल्पनिक वस्तु होती है। काल्पनिक वस्तु होती है, वह केवल एक काल्पनिक वस्तु होती है। हाब्स यह नहीं कहता है कि धर्म की अनुभूति नहीं होती है या आध्यात्मिक सत्य नहीं होते हैं, परंतु उसका स्पष्ट मत था कि धर्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाब्स का स्पष्ट मत था कि धर्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से हाब्स का विचार था कि आध्यात्मिक वस्तुओं में विश्वास करना ऐसी गलती है जिसको कि हमने अरस्तु से ग्रहण किया है। हाब्स कहता है कि आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास करना एक ऐसी गलती है जिसको हमने अरस्तु से ग्रहण किया है और जिसका प्रचार प्रसार धर्माचार्यों ने, पादरियों ने अपने लाभ के लिए किया है और लोगों ने उसको ईश्वरीय स्वरूप प्रदान करके उसकी सत्ता अपना ली है, उसको सत्ता सौंप दी है। तो हाब्स कहता है कि धर्म को लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन धर्म की घोषणा एक बाहरी चीज़ होती है। धर्म की घोषणा एक बाहरी चीज़ होती है, इसलिए वह विधि के क्षेत्र में आती है। यानी कि धर्म की जो घोषणा होती है वो बाहरी चीज़ होती है, इसलिए यह भी विधि के क्षेत्र में आती है। यानी कि हाब्स ने चर्च को राज्य के पूर्ण रूप से अधीन कर दिया है। इसके पहले के विचारकों ने तो पृथक किया, लेकिन हाब्स उससे भी आगे बढ़ जाता है और वह चर्च को राज्य के अधीन कर देता है। वह कहता है कि चर्च को राज्य के अधीन रहना चाहिए, राज्य के नियंत्रण में रहना चाहिए। वह कहता है कि यदि धर्म ग्रंथों के द्वारा या विशेष धार्मिक सिद्धांतों के द्वारा चर्च को कोई सत्ता प्राप्त होती है तो वह प्रभु के द्वारा ही प्राधिकृत होती है। क्योंकि धार्मिक विधि का कोई वस्तुपरक मानक नहीं होता है, अतः किसी धर्म या उपासना पद्धति की स्थापना प्रभु की इच्छा के ऊपर आधारित होती है। यानी कि धार्मिक विधि का कोई मानक नहीं होता है, इसका कोई मानदंड नहीं होता है, इसलिए प्रभु ही धर्म के सभी प्रकार की
क्रियाकलापों की सृष्टि करता है, यानी कि चर्च यानी कि संप्रभु व्यक्ति ही धर्म का निर्माता होता है और धर्म के बारे में वही घोषणा कर सकता है। तो हाब्स के लिए जो चर्च होता है वह एक निगम की तरह से होता है। जिस तरह से निगम होता है वह सरकार के अधीन में कार्य करता है, इसी तरह से चर्च भी जो है एक निगम है और यह राज्य के अधीन कार्य करता है। निगम है, यह राज्य के अधीन कार्य करता है। किसी भी निगम की भांति जिस तरह से विभिन्न निगमों का एक प्रधान होता है, एक अध्यक्ष होता है, इसी तरह से चर्च यानी कि विभिन्न निगमों की भांति इस चर्च का भी एक अध्यक्ष होता है। यानी कि निगम जो होती है कई व्यक्तियों की एक कंपनी होती है जो सरकार के द्वारा शासित होती है, इसी तरह से चर्च भी एक निगम है जो सरकार के द्वारा या संप्रभु व्यक्ति के द्वारा शासित होती है। मार्सेलियो की तरह से हाब्स का भी यह विचार होता है कि चर्च का काम केवल शिक्षा देना होता है, लेकिन हाब्स ने उसमें एक और बात जोड़ दिया है कि कोई भी शिक्षण विधि सम्मत नहीं हो सकता है जब तक कि संप्रभु के द्वारा मान्यता प्रदान की जाए या संप्रभु के द्वारा उसको मान्यता न दी जाए। यानी कि जैसा कि मार्सेलियो कहता है कि चर्च का कार्य शिक्षण देना है, शिक्षा देना है। तो यहाँ हाब्स कहता है कि शिक्षा दे सकता है, लेकिन वह भी शिक्षा संप्रभु के द्वारा नियमित तो होनी चाहिए और जब तक संप्रभु उसको प्रमाणित न कर दे तब तक वह शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो इस तरह से हाब्स धर्म को पूरी तरह से विधि तथा शासन से नियंत्रित करता है। हाब्स के चिंतन में धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं है। हाब्स के चिंतन में धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस तरह से हाब्स ने निरंकुश संप्रभुता का विचार दिया है और निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। समझौते का एक पक्षीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि समझौता एक पक्षीय होता है। वह राज्य और चर्च को पृथक न करके चर्च को राज्य के अधीन कर दिया है और कानूनों में वह नागरिक कानूनों को मान्यता प्रदान करता है, प्राकृतिक अधिकारों या प्राकृतिक कानूनों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। वह कहता है कि जब तक कोई भी कानून संप्रभु के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं तो वह कानून नहीं होते हैं। तो इस तरह से हाब्स के विभिन्न विचारों को हम देख सकते हैं, लेकिन हाब्स ने जो इस विचारों का प्रतिपादन किया है, इस हाब्स के विचारों ने संपूर्ण यूरोप में हलचल मचा दी थी, संपूर्ण यूरोप में हलचल मचा दी थी और इसके विभिन्न आलोचक पैदा हो गए थे। हाब्स के विभिन्न आलोचक पैदा हो गए थे, जैसा कि लाक और रूसो भी हाब्स के आलोचक थे। लाक और रूसो, जॉन लाक और जीन जैक्स रूसो भी इसके आलोचक हो जाते हैं। और हाब्स के विचारों को देखते हुए काउले का कहना है, काउले ने इसको माल में सबरी का शैतान कहा है। काउले ने क्या कहा है? हाब्स को माल सबरी का शैतान कहा है। वहीं बेंटली ने उसे नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया है। हाब्स को नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया है। उसकी जो पुस्तक होती है लेवियाथन होती है, उसकी तीव्र आलोचना होती है। हाब्स की पुस्तक लेवियाथन की तीव्र आलोचना होती है और क्लेरेंडर ने कहा कि हाब्स की पुस्तक को जला देना चाहिए। हाब्स के निरंकुश विचारों को देखते हुए क्लेरेंडर ने यह भी कहा कि हाब्स पैदा ही न हुआ होता तो अच्छा होता। इसी तरह से ब्रेमहील का कहना है, ब्रेमहील का कहना है कि यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। लेवियाथन के बारे में ब्रेमहील कहते हैं कि यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है और इसने जितनी गड़बड़ पैदा की है उतनी गड़बड़ तो जंगल में शुअर भी नहीं पैदा कर सकते हैं। हाब्स ने जितनी गड़बड़ी पैदा की है राजनीतिक व्यवस्था में, उतनी गड़बड़ी तो जंगल में या वनस्पतियों के बीच रहने वाले शुअर भी पैदा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से वाहन का कहना है कि जहाँ तक राजनीतिक चिंतन के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ रहा है और उसे ऐसा रहना चाहिए। इसकी काल्पनिक वर्ण संकरता इसके स्वरूप का प्रचार करने में असमर्थ है। तो इस तरह से हाब्स की कटु आलोचना की जाती है विभिन्न विद्वानों के द्वारा, क्लेरेंडर के द्वारा, ब्रेमहील के द्वारा, वाहन के द्वारा, काउले के द्वारा, लाक रूसो के द्वारा कटु आलोचना की जाती है और कटु आलोचना करने का कारण भी होता है।
जैसा कि जेम्स कहते हैं, जैसा कि हाब्स ने मनुष्य के स्वभाव का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, यानी कि जितनी बुराइयां हैं वह सब मनुष्य में समाहित होती हैं, और मनुष्य के और जितनी बुराइयां होती हैं सब मनुष्य में समाहित होती हैं, तो वह नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है। जैसा कि जोन्स का कहना है, जैसा कि टी जोन्स का कहना है, जैसा कि जोन्स का कहना है कि मानव स्वभाव के प्रति उसका दृष्टिकोण एकांगी, अतिरंजित और निराशावादी है। जैसा कि जोन्स का कहना है कि मानव स्वभाव के प्रति उसका दृष्टिकोण एकांगी, अतिरंजित और निराशावादी है। तो इस तरह से हाब्स मनुष्य के स्वभाव के एक पक्ष का वर्णन करता है, दूसरे पक्ष को वह देख नहीं पाता है। हाब्स कहता है कि मनुष्य स्वार्थी है, निर्दयी है, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य परोपकारी भी होता है, वह दयालु भी होता है, सहानुभूति भी होती है उसके अंदर, या वह उसके अंदर समाज सेवा की भावना भी होती है। यानी कि मनुष्य में दोनों काम करते रहते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तत्व मनुष्य में रहते हैं। तो इस तरह से हाब्स ने मानव स्वभाव का एकांगी चित्रण प्रस्तुत किया है। आइए हम थोड़ी बहुत हाब्स के चिंतन की आलोचना भी कर सकते हैं, हाब्स के विचारों की आलोचना भी देख लेते हैं। हाब्स, जैसा कि हाब्स मानव स्वभाव का एकांगी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। हाब्स जो है वह संप्रभुता, हाब्स कहता है कि संप्रभुता अविभाज्य है, लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि संप्रभुता अविभाज्य नहीं है, संप्रभुता अविभाज्य नहीं है। ये उदाहरण अमेरिका की कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका को देते हैं, विभिन्न देशों के शासन व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि संप्रभु एक ही व्यक्ति में नहीं होती है, बल्कि संप्रभु की शक्तियां बटी होती है। जैसे कि अमेरिका में कभी न्यायपालिका शक्तिशाली हो जाती है, कभी कार्यपालिका शक्तिशाली हो जाती है, कभी व्यवस्थापिका शक्तिशाली हो जाती है। तो इस तरह से जो संप्रभुता होती है वह उसकी शक्तियां बटी होती हैं। तो कुछ विचारकों का यह कहना है कि संप्रभुता अविभाज्य नहीं होती है। वहीं यह मनुष्य का एक, हाब्स कहता है कि मनुष्य एकाकी प्राणी है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि नहीं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेला रहना पसंद नहीं करता है। मनुष्य अकेला रहना पसंद नहीं करता है, वह समाज में रहना पसंद करता है। चाहे जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, जब मनुष्य आदिम समाज में भी रहा है, तो वह समूहों में रहता रहा है, वह अकेले नहीं रहना पसंद करता है, वह समूहों में रहता रहा है, और समूहों में ही शिकार करता था, समूहों में ही भोजन करता था, समूहों में ही वह निवास करते थे। मनुष्य सदा से ही सामाजिक प्राणी रहे हैं। हाब्स का यह कहना गलत है कि मनुष्य एकाकी प्राणी है। हाब्स कहता है कि समझौता जो होता है एक पक्षी होता है, समझौता एक पक्षी होता है, यानी कि केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समझौता होता है, जब शासक इसमें समझौते का दूसरा पक्ष नहीं है। लेकिन आलोचक का कहना है, जैसा कि लाक भी कहते हैं, रूसो भी कहते हैं, कि समझौता दो पक्षों में होता है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में होता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति और शासक के बीच भी होता है। यानी समझौता जो होता है वह व्यक्ति और शासक के बीच होता है, व्यक्ति और शासक के बीच होता है समझौता, व्यक्ति और शासक के बीच भी होता है, व्यक्ति और व्यक्ति में भी होता है। और शासक जब समझौते का उल्लंघन करता है तो जनता उसको हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को शासन सौंप देती है, उसको हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को शासन सौंप देती है। तो इस तरह से हाब्स कहता है कि समझौता एक ही पक्ष में होता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि समझौता हमेशा दो पक्ष में होता रहा है, शासक और शासित के बीच होता है, राजा और प्रजा के बीच होता है, और व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होता है, दो पक्षों में समझौता होता है। हाब्स कहता है कि जो समझौते के द्वारा संप्रभु की स्थापना हुई है वह समझौते में एक पक्ष नहीं है। समझौता तो व्यक्तियों ने किया है, व्यक्तियों ने अपने सारे अधिकारों का अर्पण किस में कर दिया है, संप्रभु व्यक्ति में कर दिया है। तो इस तरह से संप्रभु समझौते का अंश नहीं है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि संप्रभुता भी समझौते का अंश होती है। हाब्स ने अपने चिंतन में राज्य और सरकार को एक ही मान लिया है, राज्य और सरकार को उसने एक ही मान लिया है। यहाँ हाब्स बड़ी भूल करता है, वह हाब्स बड़ी भूल करता है, क्योंकि यदि सरकार को हम समाप्त कर देते हैं तो इसका तात्पर्य है राज्य भी समाप्त हो जाता है, लेकिन राज्य समाप्त नहीं हो पाता है। एक बार जब हम राज्य का गठन कर लेते हैं, राज्य में सरकार की स्थापना कर लेते हैं, तो सरकार को तो समय समय पर अपदस्थ किया जा सकता है, समय समय पर निर्वाचन के द्वारा या समझौते के द्वारा नागरिक सरकार का गठन कर सकते हैं, सरकार को शक्तियाँ दे सकते हैं, और सरकार को अपदस्थ भी कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि राज्य समाप्त हुआ। यदि हाब्स के विचार को मान लें हम कि राज्य और सरकार एक ही है, तो यदि सरकार समाप्त तो राज्य भी समाप्त हो जाता है। तो जो सरकार होती है अलग होती है, राज्य जो है यह अलग होती है। राज्य अपने आप में एक संपूर्ण होती है, सरकार उसका अंग है, सरकार इस राज्य का अंग होता है।
यानी कि सरकारें बदलती रहती है लेकिन राज्य नहीं बदलता है, राज्य नहीं बदलता है, राज्य स्थिर रहता है। इसी तरह से हाब्स कहता है कि राज भय की उपज है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि राज भय की उपज नहीं है, यह समझौते, यह शांति की उपज होती है। राज्य में नागरिक भय के द्वारा सत्ता का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि आवश्यकता के कारण राज्य का निर्माण करते हैं, आवश्यकता के कारण संप्रभुता को स्थापित करते हैं। तो इस तरह से विभिन्न आलोचकों के द्वारा हाब्स के विचारों की आलोचना की गई है। जैसा कि गूच का कहना है, जैसा कि गूच का कहना है कि लेवियाथन केवल अतिमानवीय आकार का पुलिसमैन है। लेवियाथन केवल अतिमानवीय आकार का पुलिसमैन है, दबाव का यंत्र है। लेवियाथन जो है यह क्या है? लेवियाथन हाब्स की जो लेवियाथन पुस्तक है यही संप्रभु व्यक्ति है। तो गूच कहते हैं कि लेवियाथन केवल अतिमानवीय आकार का पुलिसमैन है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं है। यह कोई ऐसा साधन नहीं है, विकास का साधन नहीं है, बल्कि यह केवल एक दबाव का यंत्र है कि सबको नियंत्रित कर सकती हो। तो इस तरह से हाब्स ने जो अपने राजनीतिक विचार दिए हैं उसकी आलोचना भी की जाती है, साथ ही साथ समालोचना भी की जाती है। जैसा कि गैटिल महोदय कहते हैं, गैटिल महोदय का कहना है कि हाब्स के राजनीतिक विचारों को अंग्रेजी राजनीतिक विचार में कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है। हाब्स के राजनीतिक विचारों को अंग्रेजी राजनीतिक विचार में कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। वहीं शेबाइन कहते हैं, शेबाइन का कहना है कि अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें हाब्स सबसे कदाचित महान है। शेबाइन कहते हैं कि अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है हाब्स उसमें सबसे महान है, वहीं माइकल ऑक्सफोर्ड लेवियाथन के बारे में कहते हैं कि वह अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का सबसे महान और कदाचित एकमात्र ग्रंथ है। तो इस तरह से हाब्स के विचारों की विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की जाती है और कुछ लोगों के द्वारा समर्थन भी किया जाता है। लेकिन हाब्स ने जो लेवियाथन लिखी थी उसमें लेवियाथन का जनता ने कोई स्वागत नहीं किया था, क्योंकि लेवियाथन राजतंत्र के पक्ष में लिखी गई थी, निरंकुश तंत्र के पक्ष में लिखी गई थी। लेकिन हाब्स ने जो संप्रभुता का प्रतिपादन किया है वह एक बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, निरंकुश कर दिया है, यानी कि राज्य में एक संप्रभु शक्ति की स्थापना होनी चाहिए और संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको हाब्स के संप्रभुता सिद्धांत, कानून संबंधी विचार और चर्च और राज्य का संबंध और आलोचना और समालोचना के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जॉन लॉक के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।